प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के YouTube चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे थे +1 ज्योग्राफी संबंधित, और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था संरचना तथा भू-आकृति विज्ञान। संरचना तथा भू-आकृति विज्ञान। इस अध्याय के अंतर्गत हमने पहले कुछ एक टॉपिक की बात की थी, फिर हम दूसरे टॉपिक पर बात कर रहे थे। दूसरा जो टॉपिक था हमारा उत्तर भारत का मैदान या उत्तर का विशाल मैदान। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि इसकी लंबाई कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, चौड़ाई कितनी है। इस प्रकार की कुछ विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की थी। अब इससे आगे हम बात कर रहे हैं इसके विभाजन की। विभाजन करके हम इसका पूर्ण अध्ययन करेंगे। देखिए, ये मध्यवर्ती जो भाग था, यहाँ तक हमने बात की थी हिमालय क्षेत्र की। एक ये क्षेत्र था जिसके बारे में हमने देखा था, ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग हैं। और ये जो मध्यवर्ती आप देख रहे हो, जो स्पेस का भाग है, ये भाग क्या है? उत्तर भारत का मैदान। अब इसका जो विभाजन है, वो विभाजन हम दो तरह से करते हैं। पहला जो विभाजन है, हमने पहले बात की थी, इस प्रकार से विभाजन किया जाता है, अनुप्रस्थ। दूसरे जो विभाजन की बात की गई है, वो की गई है अनुदैर्ध्य। तो हम जो विभाजन पढ़ रहे हैं वो ये समांतर क्रम का जो विभाजन है, ये समकोण विभाजन है। समांतर क्रम के विभाजन को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। समकोण विभाजन इसका विस्तृत रूप है, जो हम बड़ी क्लासों में इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम इसी को समांतर क्रम में विभाजित करते हैं। देखिए, लास्ट जो पर्वत श्रेणी थी, यहाँ पर मैंने बताया था आपको, शिवालिक पर्वत श्रेणी थी। हिमालय की जो चौथी पर्वत श्रेणी है समांतर क्रम में, वो शिवालिक है। इससे आगे का जो भाग है, इस प्रकार से, फिर आगे का भाग है इस प्रकार से, फिर आगे का भाग है इस प्रकार से, फिर आगे का भाग है इस प्रकार से। कितनी लाइन ड्रॉ हुई है? यहाँ पर मैंने 4 लाइन ड्रॉ की हैं, तो मतलब पार्ट कितने हैं? टोटल 4 पार्ट है। उत्तर भारत के मैदान को हम 4 भागों में विभाजित कर कर अध्ययन करेंगे। चारों भागों के नाम क्या हैं? देखिए, भाबर या बाबर भी कहते हैं। दूसरा तराई, तीसरा बांगर, और चौथा खादर। ये 4 भाग उत्तर भारत के मैदान के हैं, जिसका हमें अध्ययन करना है। और इन चारों भागों में जो विशेषता मिलती हैं, ये विशेषताएं अलग अलग विशेषताएं हैं। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम भाबर की बात करते हैं। तो
तो भाबर की बात करेंगे तो ये इतनी चौड़ी जो पट्टी है, इस चौड़ी पट्टी की जो चौड़ाई है, वो चौड़ाई की हम बात करेंगे, इसकी जो चौड़ाई पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, 8 से 10 किलोमीटर भाबर पट्टी चौड़ी पाई जाती है। ठीक है, अब ये पतली जो पट्टी है ये शिवालिक के जस्ट आगे, यहाँ पर आपको एक शब्द मिलेगा। कौन सा शब्द मिलेगा, देखिए, गिरिपाद मिलेगा। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है पैर और गिरि का मतलब होता है पर्वत। ये शिवालिक पर्वत श्रेणी है। इस शिवालिक पर्वत श्रेणी के आगे का जो भाग होता है, किसी भी पर्वत श्रेणी का आगे का जो भाग होता है जिसके आगे कोई पर्वत श्रेणी नहीं होती है, वो क्या कहलाता है, गिरिपाद कहलाता है। क्या कहलाता है, गिरिपाद कहलाता है। मतलब पर्वत के आगे का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, गिरिपाद कहलाता है। अब देखिए, ये जो भाबर पट्टी है ये शिवालिक के जस्ट आगे की पट्टी है। तो क्या होता है कि इस पर्वतीय क्षेत्र से, इस पर्वतीय क्षेत्र से, पर्वतीय क्षेत्र से किसका उद्गम माना जाता है, उद्गम किसका माना जाता है, उत्पत्ति कह सकते हैं हम, या उद्गम। तो उद्गम किसका माना जाता है, नदियों का उद्गम माना जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों को नदियों का उद्गम स्थल भी माना जाता है, क्योंकि नदियां जो हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं। जब यहाँ से नदियां निकलती हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, तो क्या होता है, अपर्दन होगा। अपर्दन होगा। अपर्दन का सीधा सा तात्पर्य सामान्य भाषा में किया जाए, क्या होता है, कटाव। कटाव होता है। तो नदियों के द्वारा, नदियों का जो जल है वो जल क्या करेगा, कौन सी क्रिया करेगा, अपर्दन की क्रिया करेगा, या हम कह सकते हैं कटाव की क्रिया करेगा। तो कुछ कंकड़, पत्थर, रेत, गोलाशम, यहाँ गोलाशम शब्द दिया गया है, बोल्डर, इसको क्या कहते हैं, बोल्डर कहते हैं। और ये क्या होता है, देखिए, इस प्रकार की गुट्टिकाएं, कुट्टिकाएं, गोलाशम, इस प्रकार के आपको शब्द मिलते हैं। तो उसका सीधा सा अर्थ क्या होता है, आपने ये देखी होगी बजरी, या आपने देखी होगी रेत। तो देखिए, आप जब बजरी देखते हो तो उसके कण का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और रेत का कण का आकार क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन जब भी हम अध्ययन करते हैं तो इनको एक ही श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, भूमिज स्थल निक्षेप बोला जाता है इनको हाई लेवल पर। तो हम इतना सा याद रखेंगे कि सबसे बड़ा जो पत्थर होता है 256 mm से अधिक जो पत्थर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गोलाशम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोलाशम बोलते हैं। तो इस प्रकार के कंकड़, पत्थर, रेत क्या होंगे, नदियों के साथ में आगे बहना शुरू हो जाएंगे। और वो कंकड़ पत्थर कहाँ पर जमा हो जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर वो जमा हो जाते हैं ये शिवालिक, और शिवालिक से आगे ये जो भाग है यहाँ पर ये जमा हो जाते हैं। ये कौन सा भाग है, भाबर पट्टी है। कौन सी भाग है, भाबर पट्टी। इसलिए इस भाबर पट्टी को एक नाम दिया गया है शिवालिक का जलोढ़ पंख। क्या कहा जाता है, शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। किसको, भाबर पट्टी को। और यहाँ पर क्या होती हैं, नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि यहाँ पर तो क्या दिखाई देगा, यहाँ पर तो कंकड़ पत्थर दिखाई देगा, नदियों का जो जल है वो तो दिखाई देगा ही नहीं। ठीक है,
तो क्या होगा, जल तो होगा, लेकिन वो जल इन कंकड़ पत्थरों की क्या होगा, नीचे होगा। तो यहां पर ये नदियां दिखाई नहीं देती हैं। कहां पर है, भाबर पट्टी में, क्योंकि भाबर पट्टी में क्या दिखाई देगा आपको, ऊपर के क्षेत्र में कंकड़ पत्थर दिखाई देंगे। ठीक है, ये बात हो गई। इससे आगे की एक पट्टी है, कौन सी पट्टी है, तराई। तराई नाम से ही आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ जलीय क्षेत्र पाया जाएगा। अब देखिए, मोटे जो कंकड़ पत्थर है वो तो यहाँ आ गए। इससे आगे सेकंड पट्टी में बात करते हैं तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, महीन कण पाए जाते हैं। मोटे पदार्थ यहाँ रह गए, महीन कण हैं वो यहाँ पर रहेंगे। और यहाँ पर हमें भाबर पट्टी में नदियाँ दिखाई नहीं दी, लेकिन यहाँ पर नदियाँ दिखाई देती हैं। नदियों को जो जल है वो जल यहाँ पर बाहरी क्षेत्र में हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। और इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, जब नदियाँ बाहर आती हैं तो जलीय क्षेत्र की क्या होती हैं, अधिकता होती है। तो ये क्षेत्र किस प्रकार से दिखाई देगा, जल की अधिकता होने के कारण ये क्षेत्र दिखाई देगा दलदली। किस प्रकार का क्षेत्र दिखाई देगा, दलदली क्षेत्र के रूप में दिखाई देगा। अब इस क्षेत्र की बात करेंगे तो ये दलदली क्षेत्र क्या है, प्राकृतिक वनस्पति यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। जब प्राकृतिक वनस्पति मिलेगी तो यहाँ पर वन्य प्राणियों का निवास भी अधिक मिलेगी। किस क्षेत्र में, तराई के क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए, इस तराई के दक्षिण में दो क्षेत्र और हैं, याद रखना। इस तराई क्षेत्र के दक्षिण में दो क्षेत्र हैं, एक तो है बांगर। ये जो तराई पट्टी है, ये पट्टी 10 से 20 किलोमीटर, ये चौड़ाई इसकी पाई जाती है 10 से 20 किलोमीटर की। अब देखिए, बांगर और खादर इस तराई के ये दक्षिण में है। बांगर पट्टी का मतलब होता है, याद रखना, सीधा सा तात्पर्य है प्राचीन जलोढ़, और खादर पट्टी का अर्थ होता है नवीन जलोढ़। सीधा सा तात्पर्य है। या पूछा जाता है कई बार, प्राचीन जलोढ़ क्या है, या हम कह सकते हैं बांगर क्या है, खादर क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन छोटे पुटअप हो सकते हैं। तो प्राचीन जलोढ़ का मतलब क्या हुआ और नवीन जलोढ़ का मतलब क्या हुआ। प्राचीन जलोढ़ का मतलब, जलोढ़ तो पता ही है आपको, जल के द्वारा, जल की अपर्दन क्रिया के द्वारा या निक्षेपण क्रिया के द्वारा कोई पदार्थ जो होता है, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों से जो अपर्दन हुआ है और वो कंकड़ पत्थर रेत सारे के सारे उसके साथ में आए हैं, तो उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, जलोढ़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जलोढ़ बोलेंगे। अब ये प्राचीन दृष्टि से है, मतलब बहुत पहले के निक्षेप हैं, या बहुत पहले समय क्या हुआ था, इस प्रकार का अपर्दन हुआ था और वो कंकड़ पत्थर दिखाई दिए हमें, तो वो हो गया प्राचीन। अब कुछ ही विगत समय की बात करेंगे हम, कुछ ही रिसेंटली की बात करेंगे, तो वो जो पदार्थ होंगे उनको हम किस में रखेंगे, नवीन जलोढ़ में रखेंगे। तो इस प्रकार से हमें दो क्षेत्र दिखाई देते हैं, एक बांगर क्षेत्र दिखाई देता है और दूसरा दिखाई देता है खादर क्षेत्र। ठीक है, अब क्या होगा, दो पट्टियां हो गई, तीसरी और चौथी की बात कर रहे हैं। तो तीसरी और चौथी के अंतर्गत क्या होगा, देखिए, नदियां जब चलती हैं ना, नदियों की अवस्था होती है, जिस प्रकार से हमारी जो अवस्थाएं होती हैं ना, सबसे पहले हम शैशवावस्था में होते हैं, फिर बाल्यावस्था में होते हैं, फिर किशोरावस्था में आ जाते हैं, फिर प्रौढ़ावस्था में आ जाते हैं हम, फिर वृद्धावस्था में आ जाते हैं। इस प्रकार से हमारे जीवन की कुछ अवस्थाएं होती हैं। उसी प्रकार से क्या होगा, नदियों के उद्गम से
और जब तक सागर में मिलती हैं तो उसकी भी कोई न कोई अवस्था होती है। नदियों की अवस्था की बात करेंगे। देखिए मैं मुख्य रूप से बता देता हूँ। युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वर्धावस्था, 3 नदियों की अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले जहाँ से उद्गम होता है और कुछ दूरी पर चलती हैं तो वो क्या आ जाती हैं, पर्वतीय क्षेत्रों की बात करेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों से उद्गम हुआ है इस नदी का, तो ये पर्वतीय क्षेत्र आ गया यहाँ तक। फिर ये मैदानी क्षेत्र में चलती हैं, मैदानी क्षेत्र की बात करेंगे तो ये आ गई प्रौढ़ावस्था में। फिर ये अंततः सागर से मिलने से पहले की बात करेंगे तो वो कौन सी आ गई, वर्धावस्था आ गई। कौन सी आ गई, वर्धावस्था। तो इस प्रकार से नदियों के कुछ अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें दे रखा है नदियों की प्रौढ़ावस्था। मैदानी भाग की बात करते हैं। मैदानी भाग में नदियाँ किस अवस्था में होती हैं, याद रखना, प्रौढ़ावस्था में। और प्रौढ़ावस्था में भी कहीं कहीं आपको अपर्दन और निक्षेपण दोनों क्रियाएं दिखाई देगी। इसका मतलब होता है सामान्य भाषा में कटाव और इसका मतलब होता है सामान्य भाषा में जमाव। निक्षेपण का मतलब होता है जमाव और अपर्दन का मतलब होता है कटाव। तो इन क्रियाओं के द्वारा क्या होता है, हमें कुछ चीज़ें नज़र आती हैं नदियों के द्वारा, जैसे बालू रोधिका। दूसरी हम बात करें विसर्प। तीसरी हम बात करें गोखुर झील। चौथी हम बात करें गुम्फित नदी। इस प्रकार की कुछ क्रियाएं जो होगी उसके द्वारा यहाँ पर हमें कुछ स्थलाकृतियाँ देखने को मिलेगी। अब देखिए बालू का रोधी या रोधिका, इस प्रकार से मिट्टी का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है, रुकावट आ जाती है। किसके द्वारा, रेत के द्वारा या बालू के द्वारा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, बालू रोधिका। विसर्प, तो नदियाँ किस प्रकार से, इस प्रकार से नहीं बहेगी सीधे मार्ग में, बल्कि नदियाँ इस प्रकार से बहने शुरू हो जाती हैं। आपने कई बार देखा होगा। तो इसको बोलते हैं विसर्प। क्या बोलते हैं, विसर्प। अब एक होती है गोखुर झील। ये सारे के सारी स्थलाकृतियाँ हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ, कई बार डाउट क्रिएट हो जाती है। ये नदी इस प्रकार से बह रही है, ठीक है। क्या होगा जब नदी इस प्रकार से बह रही है तो यहाँ पर जल जा रहा है, ये जल जा रहा है, ये जल जा रहा है, तो यहाँ पर दबाव डालना शुरू कर देता है। इस प्रकार से यहाँ पर कटेगा, फिर कटता जाएगा, कटता जाएगा, कटता जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, ये सीधा इससे मिल जाएगा, कटते कटते हुए ये मिल जाएगा। अब जो ऊपर का जो भाग है ये नज़र आ रहा है, यहाँ से जल नहीं जाएगा, क्योंकि अब जल का जो मार्ग है वो बिल्कुल क्या हो गया, सीधा हो गया। तो ये जो शेष पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, इस शेष पार्ट में क्या हो जाता है, जल भर जाता है। और जल भरने के कारण एक क्या बनती हैं, झील बनती हैं, जिसको क्या कहते हैं, गोखुर झील या ओक्सबो लेक के नाम से प्रताड़न झील भी कहा जाता है गोखुर झील को। तो इस प्रकार से ये नदी के द्वारा झील बनती हैं। किस क्षेत्र में दिखाई देती हैं, इसी मैदानी क्षेत्र में दिखाई देती है, बांगर और खादर के क्षेत्र में। गुम्फित नदी क्या होता है, जब नदी सागर में मिलने वाली है तो उससे पहले की बात है। तो क्या होगी, नदी में जो निक्षेप का भार है वो हो जाता अधिक, और जल का वेग क्या होता है, वो हो जाता है कम। मतलब जल की मात्रा ज़्यादा होगी, लेकिन वेग क्या होगा, तेज़ गति से नहीं बहेगा, बल्कि वेग हो जाता है जल का कम। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। तो वो कंकड़ पत्थर क्या करते हैं, उस जल को रुकावट उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से ये कंकड़ पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं।
तो ये जो जल है, यहाँ पर जल दिखाई दे रहा है, ये निक्षेप है। तो ये जल को रुकावट तुमने करेगा तो जल कहीं ना कहीं तो निस्तारण करेगा, तो फिर क्या होगा, इस प्रकार से जल इधर आना शुरू हो गया, जल इधर आना शुरू हो गया, फिर यहाँ आ जाएगा जल। तो ये एक जो मुख्य नदी है आपको, ये कई नदियों में विभाजित होकर देखने को मिलेगी। जब इस प्रकार से आकृति मिलती है नदियों की, तो वो कौन सी नदी कहलाती है, गुम्फित नदी कहलाती है। एक मुख्य नदी बहुत सारी छोटी छोटी वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है, तो उस प्रकार की नदी को हम क्या बोलेंगे, गुम्फित नदी बोलेंगे। तो इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। कई बार क्या होता है, इन नदियों के किनारे पर द्वीप पाए जाते हैं, छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। उन द्वीपों को क्या कहते हैं, नदीय द्वीप कहते हैं। ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र की बात करेंगे हम, तो ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में नदीय द्वीप पाया जाता है, और वो पाया जाता है माजुली। कौन सा, माजुली द्वीप। ये एक प्रकार का नदीय द्वीप है। किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर पाया जाता है। अब लास्ट में जब नदी हम बात करेंगे इसी ब्रह्मपुत्र की, और यहाँ से जो गंगा निकलती हैं, ये दोनों नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं। ये ब्रह्मपुत्र क्या करेगी, धुबरी से जस्ट क्या हो जाएगी, इस प्रकार से 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ जाती हैं, और ये दोनों नदियाँ मिलकर और लास्ट में कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक डेल्टा का निर्माण करवाती हैं, सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। डेल्टा में क्या होता है कि जो निक्षेप होते हैं, वो ये नदी आ रही हैं, नदी आएगी तो ये सागर में मिलने से पहले यहाँ पर सारे के सारे निक्षेप इकट्ठा कर देगी। तो सागर के समीप त्रिभुजाकार में फैले हुए निक्षेप को हम किस संदर्भ में पढ़ते हैं, डेल्टा के संदर्भ में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों नदियाँ लास्ट में क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। और इस मैदान की हम बात करेंगे तो इस मैदान में बहुत सारी फसलों का उत्पादन भी किया जाता है, जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, जूट, इस प्रकार से। और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी क्या मिलता है आपको, अधिक देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने उत्तर भारत के मैदान, या हम कह सकते हैं उत्तर का विशाल मैदान, इसके बारे में अध्ययन किया है। 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगले क्लास में हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।